हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की। और नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर इलिमिनेशन। राइट, कौन कौन से प्रोडक्ट हमारी बॉडी एक्सक्रीट करती है और उसका इलिमिनेशन कैसा होता है बॉडी से, इस चीज़ को आज इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आज हम किस टॉपिक को कवर करेंगे? मोड ऑफ एक्सक्रीशन, human excretory system, urine formation in kidney, osmoregulation and regulation of kidney functions, then a role of other organs in excretion, and lastly and most important, disorder of the excretory system. चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन? नाउ एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। आपकी बॉडी में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्टेड प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसे बॉडी से रिमूव करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? एक्सक्रीशन। द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशंस आर कॉल्ड हैज़ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। और वो सारे ऑर्गन्स जो इस काम में हेल्प कर रहे हैं उन्हें आप क्या बोलोगे? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और वेस्ट मटेरियल इन द डिफरेंट एनिमल्स। और अकॉर्डिंग टू एनिमल्स अलग अलग, जैसे जैसे एनिमल में वेरिएशन है वैसे ही एनिमल के थ्रू जो भी प्रोडक्ट वो एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं उनमें भी वेरिएशन है। राइट, तो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मोड ऑफ एक्सक्रीशन। देर आर मेनली 3 टाइप ऑफ द मोड ऑफ एक्सक्रीशन। सिर्फ हम 3 तरीके के मोड ऑफ एक्सक्रीशन है। किस किस तरीके से तो फर्स्ट हमारा आ गया मोड ऑफ एक्सक्रीशन। और देर आर 3 मेनली टाइप ऑफ द मोड ऑफ एक्सक्रीशन। तो इस तरीके से हमारे पास जो एक्सक्रीशन के तरीके हैं वो 3 हैं। तो कौन कौन सा? पहला है एमनोटैलिक एक्सक्रीशन, देन यूरोटैलिक एक्सक्रीशन एंड थर्ड इज़ यूरिकोटैलिक एक्सक्रीशन। राइट, तो फर्स्ट आ गया एमेनोटैलिक, दूसरा यूरियोटैलिक और लास्ट है यूरिकोटैलिक। तो फर्स्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। एमेनोटैलिक एक्सक्रीशन क्या होते हैं? इट इज़ फाउंड इन द एक्वाटिक एनिमल लाइक प्रोटोजोन। तो यहाँ ही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये नोट करने वाली है कि जितने भी एक्वाटिक प्रोटोजोन्स हैं उनके अंदर आपको एक्सक्रीशन किस तरीके का मोड देखने को मिलेगा? एमेनोटैलिक एक्सक्रीशन। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज, साइकॉन, सिलेंट्रेट, हाइड्रा, aquatic arthropods like prawn, most aquatic mollusk like pila, bonyfish like labio and frog like tadpole larva। तो फ्रॉग्स का जो tadpole larva है वो भी क्या कर रहा है? एमेनोटैलिक एक्सक्रीशन कर रहा है। तो ये चीज़ को नोट करने वाली चीज़ें हैं सारी की सारी, कि आपको एक्चुअली कहाँ देखने को मिलेगा? एक्वाटिक प्रोटोजोन्स के अंदर। और उसके एग्जांपल आपने देख लिए, प्रोटोजोन, स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, मोस्ट एक्वाटिक मोलस्क और बोनीफिशेज और फ्रॉग्स, टैडपोल लार्वा। Ammonia as a waste product is most toxic because of the high pH and high solubility in water. So large amount of water is required for the excretion. तो जो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीशन कर रही है, उनका ये जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी टॉक्सिक है। उसके लिए उन्हें ज़्यादा वाटर अमाउंट की ज़रूरत होती है उसके एक्सक्रीशन के लिए। तो इट इज़ रिलीज टू दी जनरल बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। और ये इसको रिलीज आउट कैसे करते हैं? अपने जनरल बॉडी सरफेस से। इसलिए वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो ये जो मेथड है ये सिर्फ आपको उन्हीं एनिमल्स में मिलेगा जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं यूरोटैलिक एक्सक्रीशन। इट इज़ फाउंड इन दोज एनिमल्स विच कैन टेक इन वाटर एंड कैन रिटेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ यूरिया इन देयर ब्लड। तो ये भी वाटर वाले ही एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगा। और इट इज़ कॉमन मेथड ऑफ एक्सक्रीशन ह्यूमन, वेल, सील। तो उन एनिमल्स में मिलेगा विच कैन टेक इन वाटर एंड कैन रिटेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ यूरिया। तो यहाँ बात कर रहा है कि यहाँ ये आपको उन एनिमल्स में देखने को मिलेगा जो वाटर को अपने अंदर लेते हैं। राइट, जिनकी बॉडी के अंदर वाटर प्रेजेंट है, प्लस ये काफ़ी अच्छा अमाउंट यूरिया का अपनी बॉडी के ब्लड के अंदर कंटेन रख सकते हैं। इट इज़ कॉमन मेथड ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, वेल, सील, कैमल, कैंगरू, टोड, फ्रॉग, शार्क एक्सेट्रा। तो इन सभी ये सारे कॉमन एग्जांपल है यूरोटैलिक एक्सक्रीशन के। यूरिया फॉर्मेशन इन लिवर सेल्स ऑफ द मैमल वाज स्टडी बाय द क्रेब एंड हैंसलेट। 2 साइंटिस्ट थे, क्रेब्स एंड हैंसलेट, जिन्होंने मैमल्स के अंदर ये फाउंड आउट किया कि लीवर सेल्स जो होती है वो यूरिया फॉर्मेशन में हेल्प करती है। यूरिया इज फॉर्म्ड इन लिवर बाय द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द अमोनिया थ्रू ऑर्थनीन साइकिल एंड ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड बाय प्लाज्मा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वो कहता है कि यहाँ पर जो
यूरिया की फॉर्मेशन हो रही है मैमल्स के अंदर, वो कैसे हो रही है, अमोनिया की डिटॉक्सिफिकेशन, और इसमें हेल्प करती है ऑर्निथिन साइकिल, और फिर क्या करते हैं उसको ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। अ पर्सन हु टेक लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन हिज डाइट विल एक्सक्रीट मोर यूरिया। जो अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में ले रहा है जो पर्सन, वो अपनी वो ज़्यादा अमाउंट में यूरिया को एक्सक्रीट आउट करेगा। अ पर्सन हैविंग नो फूड एंड वाटर विल हैव मोर यूरिया इन दिस ब्लड। और अ पर्सन हैविंग नो फूड, जो उसके पास भोजन नहीं है, एंड वाटर विल हैव मोर यूरिया इन हिज ब्लड, तो उसके ब्लड के अंदर यूरिया की जो अमाउंट है वो ज़्यादा। इट रिक्वायर लेस वाटर फॉर द एक्सक्रीशन। तो दूसरी बात, इसकी एक्सक्रीशन में भी हमें अमाउंट का जो वाटर का अमाउंट है बहुत कम चाहिए होता है। नेक्स्ट लास्ट हमारा यूरिकोटैलिक एक्सक्रीशन। इट इज़ फाउंड इन द बर्ड्स, लैंड, रेप्टाइल, स्नेक एंड लिजर्ड्स, इंसेक्ट, स्नेल एक्सेट्रा। तो ये आपको जो यूरिकोटैलिक है वो ज़्यादातर किसमें मिल रहा है, बर्ड के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, स्नेक, लिजर्ड्स, इंसेक्ट और स्नेल्स के अंदर। इन दिस द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड द लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर एंड लेस टॉक्सिक। एक तो ये लेस टॉक्सिक होता है और वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होता है। इट इज़ excreted in solid crystal form and formed from ammonia in the liver of यूरिकोटैलिक animals and malpighian tubule in the insects। तो ये सॉलिड फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, फॉर्म्ड फ्रॉम द अमोनिया इन लिवर ऑफ द यूरिकोटैलिक एनिमल्स एंड मेल्फिगियन ट्यूबुल। और ये इंसेक्ट में कहाँ बनता है, ये मेल्फिगियन ट्यूबुल्स में। अब बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग पार्ट्स इसके अंडर में, पहला किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। तो किडनी का नंबर कितना है, 2 हमारी बॉडी के अंदर, 1 पेयर में होती है। वो सेम ही है, यूरिटर्स भी 2 निकल रही है वहाँ से। यूरिनरी ब्लैडर एक ही होता है और यूरिथ्रा भी एक ही है। अब बात करते हैं हम किडनीज की। सबसे पहले दीज आर बीन शेप्ड चॉकलेट ब्राउन स्ट्रक्चर्स। तो किडनी की बात कर रहे हैं। दीज आर द बीन शेप्ड चॉकलेट ब्राउन स्ट्रक्चर लाइंग इन द एब्डोमेन, वन ऑफ ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम जस्ट बिलो द डायफ्राम। तो उसने जो कहा कि किडनी की लोकेशन, उसने क्या बताया, पहली बात तो उसका जो शेप है वो बीन शेप होता है, और जो कलर है वो चॉकलेट ब्राउन स्ट्रक्चर लाइंग इन द एब्डोमेन, जस्ट एब्डोमेन के नीचे होती है, वन ऑफ ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उन दोनों की एक एक साइड होती है, वन जस्ट बिलो द डायफ्राम। लेफ्ट किडनी इज प्लेस्ड अ लिटिल हायर देन द राइट किडनी। जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ा सा लिटिल हायर, थोड़ा सा वो पोजीशन में ऊपर है कंपैरिजन टू राइट किडनी, बट रिवर्स इन रैबिट। और ये रैबिट में उल्टा होता है। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लें कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो किडनी लेफ्ट वाली है वो स्लाइटली थोड़ा सा लिटिल हायर है कंपैरिजन टू राइट किडनी, और रैबिट में इसका वाइस वर्सा है। Concavity of the kidney called helium or Helios is always inwardly directed, right? These form the urine and control the osmotic pressure within the organism with respect to the external environment. The function and structure of the kidney with its different part and their organization is given in the following structure. तो आप इसमें देख सकते हो, तो ये है आपके पास रीनल फेशिया, आउटर मोस्ट एंकर किडनी टू एब्डोमिनल वॉल। तो ये हेल्प करती है किडनी को अपनी सही पोजीशन में बने रहने के लिए। उसके बाद इसके अंदर क्या क्या है आपके पास, एडिपोज कैप्सूल इसके नीचे, उसके फैट लेयर विच प्रोटेक्ट द किडनी। उसके बाद है रीनल कैप्सूल, ये कैप्सूल है। इनर मोस्ट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लाइनिंग ऑफ किडनी। उसके बाद रीनल कॉर्टेक्स रीजन आया, पहला है रीनल कैप्सूल, देन रीनल कॉर्टेक्स, आउटर डार्क रीजन, देन उसके बाद रीनल मेड्यूला। मेडुला इज सब डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कॉनिकल एरियाज टू फॉर्म द मेडुलरी पिरामिड्स। तो ये आपके क्या आगे सारे के सारे पिरामिड्स है रीनल मेडुला। उसके बाद रीनल पैपिला सर्व हैज ए ओपनिंग ऑफ द मेडुलरी पिरामिड इन द ल्यूमन ऑफ द माइनर कैलेक्स। तो माइनर कैलेक्स के अंदर इनकी ओपनिंग करवाने के लिए ये जो हिस्सा ये ओपनिंग में हेल्प करता है। उसके बाद आ गया रीनल पेल्विस, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द यूरेटर ब्रेक इनटू 2 और 3 ब्रांचेस टुवर्ड द किडनी कॉल्ड द मेजर कैलेक्स। उसके बाद रीनल हीलियम, उसमें आपकी 2 चीज़ें आ रही हैं, रीनल द लार्ज ब्लड वेसल्स, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन कनेक्टिंग द किडनी टू द मेजर एब्डोमिनल ब्लड वेसल पासिस इन आउट। उसके बाद आ गया आपका मेजर कैलेक्स, ये वाला हिस्सा, ब्रांचेस ऑफ द रीनल पेल्विक्स और रीनल कॉलम ऑफ द ब्रिटिनी, प्रोजेक्शन ऑफ द कॉर्टेक्स इनटू द मेड्यूला। तो आपने इस तरीके से ये किडनी की मेन जो इजी पार्ट है वो देख लो।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। नोट करने वाली बात क्या है, आयोटा ब्रिंग्स ऑक्सीडेटेड ब्लड टू द किडनी वेयर एज द इन्फीरियर वेना केवा कैरी डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम द किडनीज। तो इस चीज़ को याद रखें, आयोटा ब्रिंग ऑक्सीडेटेड ब्लड टू किडनी वेयर एज इन्फीरियर वेना केवा कैरियर डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम किडनी। नेक्स्ट बात करते हैं नेफ्रॉन्स की, जो सबसे स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड हैज ए रीनल टिब्यूल और यूरिनीफेरस टिब्यूल्स। तो नेफ्रॉन का अदर नेम क्या है, रीनल टिब्यूल्स एंड यूरिनीफेरस टिब्यूल्स। दीज आर अबाउट 1 million नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी, ईच नेफ्रॉन इज़ अबाउट 6 centimeter लॉन्ग। तो नेफ्रॉन को मेनली आप पर्टिकुलरली रीनल टिब्यूल्स या यूरिनीफेरस टिब्यूल्स भी बोल सकते हो। तो लगभग 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू 4 रीजन्स। फर्स्ट इज वोमन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, देन हैनले लूप्स, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डीसीटी, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वोमन कैप्सूल। इज़ अ डबल वॉल कप एंड इज लाइंड बाय थिन फ्लैट सेल कॉल्ड द पोडोसाइट। तो याद रखना, कई बार पूछा था कि पोडोसाइट सेल्स कहाँ मिलती हैं, वोमन कैप्सूल के अंदर। इट कंटेन अ ग्रुप ऑफ कैपिलरी कॉल्ड द ग्लोमेरुलस, और इसके चारों तरफ कैपिलरीज का काफ़ी हाई नेटवर्क मिलता है। ग्लोमेरुलस इज़ द किडनी एक्ट हैज़ ए डायलाइजिंग बैग। तो जो ग्लोमेरुलस है इन द किडनी, वो एक्ट कैसे कर रही है, डायलाइजिंग बैग की तरह, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया वोमन कैप्सूल के बाद। उसके बाद पहला जो फर्स्ट पोर्शन आता है पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इज़ अ हाईली कॉइल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर। इट इज़ अबाउट 12 to 24 millimeter in length. Almost whole of the vitamin, glucose, amino acid, sodium and potassium etc. are reabsorbed by active transport. तो इन सभी को एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से इसी रीजन के अंदर इन सबको विटामिन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम और पोटाशियम को रीएब्जॉर्ब किया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखें कि प्रॉक्सिमल पीसीटी के अंदर विटामिन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम और पोटाशियम को क्या किया जाएगा, रीएब्जॉर्ब। उसके बाद नेक्स्ट आता है हैनले लूप, ये यू शेप्ड के अंदर है। जो हैनले लूप्स आया आपका, Henle loops is U-shaped segment loop of the Henle is long in mammals and birds, right? Which secrete hypotonic urine but short in other vertebrates like reptiles. तो हैनले लूप के अंदर आप क्या बात कर रहे हो कि हैनले लूप्स में इज़ यू शेप्ड सेगमेंटेड, ये तो बात हो गई थी। तो हैनले लूप में क्या एक्चुअली ये यू शेप होता है, राइट। और लूप ऑफ द हैनले इज़ लॉन्ग इन मैमल्स एंड बर्ड्स विच सिक्रीट हाइपरटोनिक यूरिन। तो अगर आप मैमल कैटेगरी में बात कर रहे हो तो हैनले लूप काफ़ी लंबा होता है बर्ड्स और मैमल्स के अंदर, और ये हाइपरटोनिक यूरिन सिक्रीट आउट करता है, बट शॉर्ट इन अदर वर्टिब्रेट लाइक रेप्टाइल। लेकिन रेप्टाइल्स के अंदर इसकी जो लेंथ है वो कम होती है। अब बात करते हैं डीसीटी की, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल इज़ अ कनेक्टेड टू द कलेक्टिंग डक्ट। लास्ट में जो मेन कलेक्टिंग डक्ट है उसके साथ इसकी अटैचमेंट होती है। मतलब जो आपकी पीसीटी है वो आगे हैनले लूप से कनेक्टेड होती है और हैनले लूप आगे जाके डीसीटी से कनेक्टेड होता है। इन दिस एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सम सोडियम पोटाशियम टेक प्लेस, इट इम्परमीबल ऑफ वाटर। द डीसीटी ऑफ द मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब्ड। तो इस रीजन के अंदर क्या हो रहा है, मेनली वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, राइट। इस एरिया में वाटर को दोबारा से रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं यूरिटर्स की। दीज आर 2 नैरो ट्यूब्स अराइजिंग द हीलियम, ईच ऑफ विच इज़ अबाउट 30 centimeter लेंथ, विच ब्रिंग्स द यूरिन डाउनवर्ड एंड ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो यूरिटर है ये किडनी से अटैच होकर सीधे किडनी को किससे आगे अटैच कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर इज अ टेम्परेरी स्टोर्स द यूरिन, each ureter open in urinary bladder it can hold about 0.5 to 1 liter of urine। तो लगभग ये आधा से 1 लीटर तक यूरिन को होल्ड कर सकती है यूरिनरी ब्लैडर। इट इज़ एब्सेंट इन बर्ड्स, इन बोथ रेप्टाइल एंड बर्ड्स यूरिटर्स एंड रेक्टम ओपन इनटू अ कॉमन सैक कॉल्ड द क्लोएका। तो ये बर्ड और रेप्टाइल में एक स्पेशलिटी है कि वहाँ पर यूरिटर और रेक्टम की ओपनिंग सेम ही होती है, जिसे हम क्लोएका बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूरिथ्रा, अ मस्कुलर एंड tabular structure which extend from neck of bladder to outside. In female, this tube is small and serve as a passage of urine only. In male, it long and functional, has a common passage of for urine and spermatic fluids. तो दोस्त वहाँ पर दो कॉमन, एक ही कॉमन पासेज है लेकिन उसमें दो काम हो रहे हैं, एक तो यूरिन पास आउट का और दूसरा स्पर्मेटिक फ्लूइड्स को पास आउट करने का। तो लास्टली हम बात करते हैं आगे, मेनली जो इंपॉर्टेंट है यूरिन फॉर्मेशन इन द किडनी।
द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज कॉल्ड द यूरोपोइसिस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यूरोपोइसिस। यूरिन इज फॉर्म्ड बाय द मैकेनिज्म ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन हैज़ डिस्क्राइब्ड बिलो। तो मेनली ये जो प्रोसेस चल रहा है आपका, उसमें इस मैकेनिज्म के अंदर क्या क्या हो रहा है, पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का, दूसरा मैकेनिज्म है रीअब्जॉर्प्शन का, थर्ड है सिक्रीशन का, राइट। तो आगे बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन the glomerular capillary blood pressure cause the filtration of the blood through the three layers, that is endothelium of the glomerular blood vessels and the epithelium of Bowman capsule and a basement membrane between these two layers। तो इस चीज़ को याद रखें, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर की वजह से, मतलब उस ग्लोमेरुलर को जो वहाँ पर हाईली नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का, वहाँ पर उस प्रेशर, उन कैपिलरीज के अंदर जो प्रेशर है वो क्या कर रहा है, प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन कर रहा है किसका, ब्लड का, थ्रू थ्री लेयर्स, वो थ्री लेयर को क्रॉस करके जा रहा है। दैट इज़ पहला आ गया द एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर, पहली बात तो जो आपकी ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स है उसकी एंडोथीलियम, दूसरी लेयर किसकी है, वोमन कैप्सूल की एपिथीलियम, और तीसरी किसकी है, उन दोनों के बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इन तीनों को क्रॉस आउट करेगा वो, ठीक। द एपिथेलियल सेल ऑफ द वोमन कैप्सूल कॉल्ड द पोडोसाइट। ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि वोमन कैप्सूल की एपिथेलियल सेल को हम पोडोसाइट बोलते हैं। अरेंज इन अ intricate manner so as to leave some minute space called filtration slit or slit pores. Blood is filtered very finely through these members, so this is also considered as a ultrafiltration. Next, the amount of the filtrate formed by the kidney per minute is called the glomerular filtration rate, GFR। और ये कितना होता है, 125 मिलीलीटर पर मिनट, दैट इज़ 180 लीटर पर डे। तो मतलब फिल्ट्रेशन जो चल रही है वो कितनी चल रही है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, एक मिनट के अंदर 125 मिलीलीटर, 125 मिलीलीटर को वो फिल्टर आउट कर रहा है, और एक दिन में अगर आप काउंट करो तो 180 लीटर पर डे। जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus JGA is a sensitive region formed by the cellular modification in the distal convoluted tubule DCT and the afferent arteriole। A fall in GFR, अगर जो आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो, गिर रहा है, कैन एक्टिवेट द JG cell to release the renin, which can stimulate the glomerular blood flow and thereby the GFR back to normal। The net driving force which is responsible for the ultrafiltration through glomerular blood capillaries and Bowman capsule is provided by the difference between the hydrostatic pressure at which the blood enter the glomerulus and some of those pressure which resist the hydrostatic pressure called the glomerular filtration pressure। क्या कहा उसने कि नेट ड्राइविंग फोर्स, जो टोटल हमारा नेट ड्राइविंग फोर्स कौन सा काम कर रहा है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसकी वजह से ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है, कहाँ हो रही है, ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरीज एंड द वोमन कैप्सूल इज प्रोवाइडेड बाय, वो किसके थ्रू मिल रहा है हमें, बाय द डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट विच द ब्लड एंटर द ग्लोमेरुलस एंड सम ऑफ दोज प्रेशर विच रेजिस्ट द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। एक तो वो प्रेशर जो ब्लड के थ्रू लग रहा है, राइट, जैसे आप कह रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का जो डिफरेंस आ रहा है किस किस के बीच की वजह से आ रहा है, एक तो वो जो ब्लड जो एंटर कर रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर, और दूसरा वो प्रेशर जो रेजिस्ट कर रहा है, किससे रेजिस्ट कर रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो जो आपका जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल है उसकी वजह से जो लग रहा है, राइट। तो मेन आपका GFP किसके बराबर है, PB इज इक्वल PB माइनस P0 प्लस PC माइनस P0, तो 60 30 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 100 mmHg। तो ये याद रखना आपने कि जो आपका GFP है वो किसके इक्वल है, 100 mmHg। GFP मीन्स GFP क्या हो गया आपका, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो किसके बराबर हो गया, आपके जो लेड अब P0 ये इनिशियल स्टेज पर है ना। तो ये इस तरीके से देखेंगे इसको आगे। अब देखते हैं रीअब्जॉर्प्शन स्टेज पर क्या हो रहा है। अबाउट 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज यूजुअली रीअब्जॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन नेफ्रॉन कैरी आउट दिस बाय द पैसिव और एक्टिव मैकेनिज्म। The glucose, amino acids, sodium, etc. are reabsorbed actively while nitrogenous waste are absorbed by the passive। तो इस चीज़ को याद रखें कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम जो चले गए थे फिल्ट्रेशन के थ्रू, है ना, ब्लड से वो चले गए आपके इस एक्सक्रीशन के अंदर, उन्हें वापस रीअब्जॉर्ब किया गया थ्रू एक्टिवली
वाइल नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब्ड बाय, और कुछ अगर नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट वापस भी लेना है तो उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से लेंगे। तो ये हमारे पास इसका एक सिंपल डायग्राम है। ये हमारे पास क्या है, वुमन कैप्सूल है, और ये एफरेंट आर्ट्रियोल आ रही है, यहाँ इसका फिल्ट्रेशन हो रहा है, और ये ईफ्रेंट आर्ट्रियोल है, राइट। तो यहाँ जितना सारा आइसोटोनिक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स, आइसोटोनिक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है किसका, ऑफ अमीनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, यूरिया, अमोनिया एंड अदर सॉल्ट, राइट। ये सारे का सारा किस में आ जाएगा, पीसीटी के अंदर, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाएगा। अब ये क्या है, यहाँ पर हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट आया, डिसेंडिंग लिम है, ये हैनले लूप है, ये यू शेप होती है, राइट। उसके बाद ये आगे जुड़ जाएगा डीसीटी के, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के साथ, और आगे जाके ये कलेक्टिंग डक्ट के साथ जुड़ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हाइपोटोनिक यूरिन है, और कलेक्टिंग डक्ट में सारा का सारा यूरिन आपका आगे कहाँ चला कनेक्ट होगा, यूरिथ्रा के साथ। तो ये आप इस चीज़ को आप देख रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड जो हमारा मैकेनिज्म के अंदर जो थर्ड कैटेगरी है वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन की। इट इज ऑपोजिट टू द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। मोस्ट सब्सटेंस दैट एंटर द ट्यूब्यूल बाय ट्यूबुलर सिक्रीशन मूव बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट प्ले अ माइनर रोल इन द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन किडनी, बट इन एनिमल लाइक marine fishes and desert animals whose nephron do not have a developed glomerulary urine formation is maintained by the tubular secretion of urea, creatinine and mineral ions। अब याद रखने वाली बात क्या है, यूरिन इज़ अ पेल येलो कलर्ड फ्लूइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम पिगमेंट। तो इस चीज़ को याद रखें कि हमारी जो यूरिन है वो उसका जो पेल कलर है वो किस वजह से, कौन से पिगमेंट की वजह से, यूरोक्रोम। इट इज़ एसिडिक, एवरेज पीएच 6 इन नेचर एंड इज स्लाइटली हैवियर देन वाटर। इट हैज़ अ फेंट एरोमेटिक अडू ड्यू टू दी यूरिनो डी की वजह से इसकी जो स्मेल है अलग सी आती है। डेली यूरिन आउटपुट इज़ नॉर्मल अडल्ट 1.5 to 1.8 लीटर। Chemical composition of urine is water 95 to 96%, urea 2% salt, 2% NaCl, chloride and some other substance like uric acid, creatinine etc. 0.4%। नेक्स्ट बात करते हैं अब ऑस्मो रेगुलेशन एंड regulation of the kidney function. In human, the kidney play an important role in the osmoregulation. Osmotic pressure of the blood influences the main cellular activity. Therefore, the amount of water in the body fluid must regulate. तो इस तरीके से हम जितना भी ऑस्मोटिक प्रेशर है ब्लड की वजह से वो क्या कर रहा है, वो सारी सेलुलर एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है, और therefore amount of water in the blood body fluid must be, और इस तरीके से ब्लड के अंदर जो वाटर का कंटेंट है वो रेगुलेट होता है। In case the volume of the body fluid falls below the normal, glomerular filtration slow down due to the decrease in the blood pressure and filtration pressure in the glomerulus capillaris। और जैसे ही अगर आपकी बॉडी फ्लूइड के अंदर ब्लड का जो कंटेंट है वो धीरे धीरे गिरने लग पड़ा, तब क्या होगा, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक कैसे होगा, वो ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ कर जाएगा, और जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी का फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो भी डिक्रीज़ कर जाएगा। उस वजह से आपका जो फिल्ट्रेशन का रेट है वो स्लो हो जाएगा, ताकि वाटर की कंटेंट को रिटेन किया जाए बॉडी के अंदर, उसका जो जितना अमाउंट चाहिए बॉडी को उतना रिक्वायरमेंट मिल पाए। दिस स्टिमुलेट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब टू रिलीज एंटी डायरेटिक हार्मोन। और ये किसकी वजह से होता है, एडीएच की वजह से। द एडीएच इंक्रीजेज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डीसीटी को ऑर्डर मिलता है, अगर वाटर की अमाउंट आपकी बॉडी में कम हो गई है तो डीसीटी को ऑर्डर मिलेगा एडीएच के थ्रू, जिससे वो ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करेगी वाटर की। एंड द कलेक्टिंग डक्ट लेस फिल्ट्रेशन एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। तो वो लेस फिल्ट्रेशन करेगा प्लस वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेगा, तो इससे क्या होगा, of the water lead to the discharge of small amount of the hypotonic urine. This raises the volume of body fluid to the normal। इस तरीके से आपकी बॉडी फ्लूइड वो नॉर्मल हो जाएगा। Reabsorption of the sodium is controlled by the hormone aldosterone produced by the cortex of the adrenal glands। एड्रीनल ग्लैंड्स का जो कॉर्टेक्स पार्ट है उससे एल्डोस्टेरोन की फॉर्मेशन होती है, जो क्या कर रहा है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, उसके ऊपर कंट्रोल करता है। द रिडक्शन in the level of sodium stimulate the GJA apparatus to form a protein called the renin. Renin act as a enzyme which convert the plasma protein angiotensinogen into angiotensin। राइट, तो याद रखना कि जो रेनिन है वो हैज़ एंजाइम काम कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन को कन्वर्ट कर रहा है। कौन सी प्लाज्मा को, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन के अंदर। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम ब्रिंग अबाउट अपटेक ऑफ एन ऑस्मोटिकली इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर। राइट, तो जितना सोडियम को का रीअब्जॉर्प्शन होगा उतना ही
ऑस्मोटिकली इक्वलेंट अमाउंट में वाटर आएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम वाटर इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम प्रेशर। इस तरीके से जैसे जैसे वॉल्यूम का वाटर, सोडियम और वाटर का इंक्रीज होगा अमाउंट, तो वॉल्यूम प्रेशर, ब्लड का जो ब्लड वॉल्यूम है वो प्रेशर उसका बढ़ जाएगा। थस द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम मेंटेन दी होम्योस्टासिस एंड किडनी रेगुलेट दी बॉडी फूड। होम्योस्टासिस कंडीशन क्या होती है, वो जो वाटर का जो बॉडी के अंदर वाटर एनवायरनमेंट होता है उसे रेगुलेट करने का जो फार्मूला होता है। किडनी रेगुलेट दी बॉडी फ्लूइड ऑस्मो रेगुलेशन बाय द कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ हार्मोन एडीएच। तो आपसे कोई पूछे कि कैसे बॉडी फ्लूइड को ऑस्मो रेगुलेट कैसे कंट्रोल करती है किडनी, तो उसके लिए किडनी की कौन हेल्प करता है, एडीएच। एंड सोडियम विद द हेल्प ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो ऑप्शन में अगर आपको एडीएच और सोडियम दोनों दिए तो दोनों को आप टिक करोगे। विद द हेल्प ऑफ एल्डोस्टेरोन प्रोटीन बाय रेनिन एंड, और प्रोटीन कौन सी हेल्प कर रही है, रेनिन और एंजियोटेंसिन। एंड इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द आर्टरी ऑफ द हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ आर्टरियल natriuretic factor ANF can cause the dilation of the blood vessel and thereby decreases the blood pressure. ANF mechanism keep check the renin angiotensin mechanism. तो ANF रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के ऊपर कंट्रोल करते हैं कि ज़्यादा ब्लड प्रेशर ना हो जाए, राइट। अब बात करते हैं रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन द एक्सक्रीशन। लंग, लिवर्स एंड स्किन आल्सो हेल्प इन द एक्सक्रीशन इन एडिशन टू द किडनी। तो ये भी रखना, किडनी के अलावा आपको ऑप्शन में आए कि किडनी के अलावा कौन आपका एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, तो लंग्स, लिवर और स्किन। लंग्स रिमूव अबाउट 18 लीटर पर आवर ऑफ CO2 एंड मेजर क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर्स एवरी डे। Liver secretes bilirubin, biliverdin, cholesterol, regarded steroid hormones, vitamin and drugs which pass out along with the digestive juices. Skin eliminates certain wastes with sweat such as NaCl, some urea, lactic acid, etc. Sebaceous gland in skin eliminate the substance like sterols, hydrocarbon and waxes through the sebum. Last but most important part, disorder of the excretory system. Some disorder of the excretory system are as follows. First is diabetes in CPDS. It is a condition characterized by excessive thirst and excretion of large amount of severely diluted urine, with the reduction of fluid intake having no effect on the concentration of urine. The common diabetes in CPDS is caused by the deficiency of arginine, vasopressin. AVP is also known as a anti-diuretic hormone. जब आपकी बॉडी के अंदर एंटी-डायरेटिक हार्मोन नहीं बन रहा है, उसकी कमी है, डेफिशिएंसी है, तो कंट्रोल नहीं होगा किडनी के काम के ऊपर, फंक्शनिंग के ऊपर, राइट। नेक्स्ट है यूरीमिया. इट इज़ अ प्रेजेंस ऑफ द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिया इन द ब्लड. इट रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया इन द किडनी ट्यूब्यूल ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सम मैकेनिकल एब्जॉर्प्शन. यहाँ क्या हो गया, आपकी यूरिया एक्सक्रीशन नहीं हो रहा किडनी ट्यूब्यूल्स के थ्रू, राइट. यूरिया पॉइजन द सेल एट हाई कंसंट्रेशन. द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन like urea, uric acid, creatine exist in the blood due to the kidney failure. Next, renal failure. It is a partial or total inability of the kidney to carry out the excretory function. It is caused by the tubular injury, bacterial toxin, inflammation, etc. It is called as a kidney failure. Next है, तो किसे कहते हैं किडनी renal failure को. Renal stones or renal calculi. It is also called as a kidney stone. Excessive hormonal imbalance, uric acid formation, milk intake, dehydration, metabolic disturbance, etc. lead to the formation of the renal stones or renal calculi. Next, nephritis. It is an inflammation of the renal pelvis, calicus and interstitial tissue due to the local bacterial infection. Inflammation affect the counter current mechanism and the victim fail to the concentrated urine. Symptoms are back pain and frequent and painful urination. याद करने वाली क्या बात है, dysuria is a painful urination. Polyuria is a unusually large amount of urine. Phenylketonuria is the presence of increased level of the phenylalanine in the blood. It is a genetic disorder. Next बात करते हैं artificial kidney की. Artificial kidney called the hemodialyzer is a machine that is used to filter the blood of damaged kidney. This process is called the hemodialysis. Hemodialysis is the separation of small molecule from large molecule in a solution by interposing a semi-permeable membrane between the solution and water. In this, blood of the patient is pumped from one of the arteries into the cellophane tube after cooling it 0 degree centigrade and mixing with the anticoagulant heparin. Pores of the cellophane tube allow urea, uric acid, creatine, excess salt, etc. to diffuse from the blood into the surrounding solution. Thus, blood is purified and then pumped into a vein in the patient. Plasma proteins remaining in the blood as the pores of the cellophane are too small to permit the passage of large molecules. Right? तो thank you so much. आज हमने excretory product और elimination वाला टॉपिक कंप्लीट आउट किया. Thank you so much.